नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्यों की खबरों से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। 5 नवंबर को देवभूमि जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। केदारनाथ धाम में 2 घंटे रह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ से जनता को संबोधित भी करेंगे पीएम। देवभूमि में एक बार फिर से डेंगू का डंक जारी। रुड़की में 55 नए मरीजों में डेंगू की हुई पुष्टि। एक बुखार पीड़ित की हुई मौत। अधिकारियों और जनता को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। और कोरोना की रफ्तार थमती हुई आई नजर। उत्तराखंड के अंदर 24 घंटे में 7 नए संक्रमित मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 140 के पार। चलिए, सबसे पहले जिक्र उत्तराखंड का करेंगे और उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हैं। खबर इस वक्त की आपको बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खास तौर पर चुनावी अभियान का आगाज करेंगे अमित शाह, ये भी जानकारी उस वक्त की मिल रही है। और खास तौर पर संगठन की बैठक जब होगी तो चुनावी तैयारियों की नब्ज टटोलने का काम अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक में भी अमित शाह की तरफ से हिस्सा लिया जाएगा। 2022 के अंदर चुनाव होने हैं और उससे पहले हम खास तौर पर देख रहे हैं अमित शाह का दौरा रहने वाला है उत्तराखंड के अंदर। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखी थी, जब उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पहुंचा गया था। फिलहाल कुछ जानकारी आपको दे देते हैं फटाफट से, कैसे कार्यक्रम उनका रहने वाला है। दरअसल 10:45 पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जब स्वागत उनका किया जाएगा। 11 बजे का वक्त होगा जब जीटीसी, खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो जीटीसी हेलीपैड है वहां पर रवाना होंगे। और 11:45 का तकरीबन जो वक्त होगा वहां पर खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि घसियारी योजना का शुभारंभ भी करेंगे। हालांकि 2 से 3 बजे तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और 4 से 5:30 बजे तक देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में रहेंगे। 5:45 से 6:45 तक हरिद्वार आश्रम करणखल में संतों से मुलाकात की जाएगी। तो ये कार्यक्रम किस तरीके का रहने वाला होगा वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि 10 से 45 जो वक्त है, यानी 10:45 का, जब वो जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। और खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय के लिए ये तैयारी की जा रही है, क्योंकि तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आई थी कुछ दिनों पहले, जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचकर साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना होगा। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, क्या जानकारी आपके पास इस वक्त है, क्योंकि अगर अमित शाह का जिक्र करें तो अमित शाह आज उत्तराखंड के अंदर होंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता है वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा उत्तराखंड आए थे, जिसके बाद अमित शाह उत्तराखंड आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार उत्तराखंड आ चुके हैं। और अब एक बार दोबारा से अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं, जिनका देहरादून का दौरा है, जिनके कई कार्यक्रम देहरादून में लगे हुए हैं। 11:45 पर वो बन्नू स्कूल पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर साफ तौर पर देखने में आएगा कि अमित शाह एक बड़ी रैली को एक संबोधित करेंगे, जनसभा को, और उसमें कहीं ना कहीं जो जनता है उनसे अपील करेंगे कि 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताकर सफल बनाए और दोबारा से एक बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार स्थापित करें। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उसके बाद सीधे वो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। कोर कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर जो 2022 के चुनाव को जीतने के मंत्र हैं वो अमित शाह कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आएंगे। और क्या हम कहें कि 2022 को लेकर जो तैयारी की जा रही है कितनी सफल हो पाएगी, क्योंकि अमित शाह को चाणक्य भी कहा जाता है बीजेपी का, और जब चाणक्य मंत्र देते हुए नजर आएंगे तो उस मंत्र का जो हम देखेंगे पालन हर कोई करेगा, खास तौर पर क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी मंत्र वो देते हुए नजर आएंगे जिससे जीत को पक्का किया जा सके।
जी बिल्कुल, हर जिस तरीके से अमित शाह को एक बीजेपी का चाणक्य भी कहा जा सकता है और चाणक्य के जो मंत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़े ही सफल साबित होते हैं, क्योंकि पहले भी जब चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो मंत्र दिए थे उसके अनुरूप ही बीजेपी सत्ता में आई थी। और केंद्र में भी आपने देखा होगा कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो कहीं ना कहीं वो चाणक्य के जो मंत्र थे वो उनके काम जरूर आए थे और काफी सीटों से उन्होंने बहुमत भी हासिल किया था। तो उसी को देखते हुए लग रहा है कि जो 2022 का चुनाव है वो भी चाणक्य के मंत्रों पे ही जीता जाएगा और तमाम कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वो मंत्र कितना काम करते हैं, क्या बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो उत्तराखंड का इतिहास हमेशा रहा है वो यही है कि एक बार बीजेपी की सरकार बनती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन जिस तरीके से अब लग रहा है कि बीजेपी कमर कस चुकी है अपने चुनाव के लिए और तमाम सत्ता हासिल करने के लिए तमाम तरह के जो दंड भेद है वो अपनाने की कोशिश लगातार कर रही है। राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, अब अमित शाह आ रहे हैं, तो कभी मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। अभी 5 नवंबर को मोदी जी का भी कार्यक्रम केदारनाथ में रहने वाला है, जिसको देखते हुए लगता है कि धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और वो रूट्स कौन कौन से होंगे वो फटाफट से आपको बताते हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब देहरादून में आगमन उनका हो रहा है तो यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बन्नू स्कूल रेस कोर्स में आयोजित होने वाली रैली में भीड़ उमड़ने की संभावना के मद्देनजर पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। पुलिस के मुताबिक वीवीआईपी के भ्रमण के दौरान विक्रम सिटी बसों को अल्प समय के लिए वीआईपी रूट पर आने से रोक दिया गया है और पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यातायात प्लान देखकर ही घर से निकले और साथ ही किसी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर सोशल मीडिया पर एडवाइजरी को भी डाल दिया है। चलिए जिक्र फटाफट से करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंचेंगे। 5 नवंबर का वो वक्त होगा जब 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहुंचा जाएगा और केदारनाथ धाम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते हुए नजर आएंगे। केदारनाथ धाम में 2 घंटे रह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ से जनता को संबोधित करने की भी पूरी संभावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जताई जाती है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि 5 नवंबर को देवभूमि जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खबर इस वक्त की मिल रही है। केदारनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम आते रहे हैं जब उनकी तस्वीर समय समय पर आती रही है, लेकिन इस वक्त खास इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा हैं। 2022 के अंदर उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले अगर बड़े चेहरों की तस्वीर नजर आती रहेगी उत्तराखंड के अंदर तो उतनी ही बीजेपी मजबूत होती रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उत्तर प्रदेश की रैलियों में भी हम देख रहे हैं कि गूंज रहा है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तब उन्होंने कहा कि यूपी सीएम को आप जिताएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोबारा वापस कर सकेंगे 2024 में। क्या ऐसी ही बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज भी की जाएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हम इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि केदारनाथ से जनता को संबोधित करने का काम भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ धाम में 2 घंटे रह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 5 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विशाखा चौधरी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विशाखा, क्या जानकारी आपके पास भी है इस वक्त, क्योंकि खासतौर पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 5 तारीख को है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2022 के अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अगर बड़े चेहरों की मौजूदगी होगी तो खासतौर पर बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब हो पाएगी। जी बिल्कुल हर्ष, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले की जो ये माहौल तैयार करने से लेकर तमाम जो चीजें हैं वो अपने फेवर में करने के लिए जानी जाती है। और देखिए फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति चल रही है कि देखिए अभी किसी भी विपक्षी पार्टी ने जो अपना केंद्रीय नेतृत्व है वो उस तरह से अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं किया है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा दौरा है। आज अमित शाह उत्तराखंड राजधानी देहरादून के दौरे पर है। तो देखिए पूरी तरीके से जो चुनावी माहौल है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा वो तैयार किया जा रहा है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में अहम होगा। देखिए, केदारनाथ को लेकर जो उन्होंने 5 साल पहले जनता से वादे किए थे सत्ता में आने से पहले, उन सभी की उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी। कहा जाएगा कि देखिए, जो पूरे निर्माण कार्य, जो नया स्वरूप केदारनाथ धाम का बनकर सामने आया है, उसका लोकार्पण एक तरीके से मुख्यमंत्री के सामने होगा। और तमाम चीजें जो वहां पर जो निर्माण की गई है, जाहिर तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ रहा है, तो सभी चीजें वहां पर प्रधानमंत्री की समीक्षा में की जाएगी, उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, उसमें से एक वादे का पूरा करने का जो प्रधानमंत्री के द्वारा वादा है वो पूरा होगा। और यही जनता को इस दौरे के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, लेकिन केदारनाथ में खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि वहां से वो संबोधित करना का काम भी जनता को करेंगे, यानी सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता सकेंगे, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। और संत समाज का जिक्र करते हैं तो संत समाज की नाराजगी भी पिछले दिनों हमने देखी थी, लेकिन सीधा सीधा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे संत समाज के बीच और हर एक वर्ग के बीच, तो आप ये कह सकती हैं कि हाँ, आगे आने वाले समय में बीजेपी को इसका पूरा पूरा फायदा होगा। जी बिल्कुल हर्ष, देखिए, संत समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए ही जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सत्ता में आने के बाद देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को हल किया और कहीं ना कहीं एक कमेटी गठित कर उन्होंने कहा कि वो इस दिशा में कार्य करने के लिए आगे अग्रसर हैं। और देखिए, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री के लगातार जो दौरे हैं वो तमाम चीजों को लेकर हो रहे हैं, चारों धामों की यात्राओं को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी कमी सुचारू रूप से आनी चाहिए। आपदा के बाद उनके द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से फोन पर बात करके तमाम चीजें कही गई। तो जाहिर तौर पर जो संत समाज की नाराजगी है और देवभूमि जो एक उत्तराखंड राज्य के रूप में जो फिलहाल देवभूमि को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल राजधानी के रूप में बनाने की जो प्रधानमंत्री का वादा था, जाहिर तौर पर उसी के रास्ते में ये सभी कदम उठाए गए हैं। और जिस तरह से 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने वाला है, उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है कि जो उन्होंने 2014 में रणनीति बनाई थी, उसके तहत उन्होंने 5 साल कार्य किया है। यही जनता को जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल जानकारी विशाखा दे रही थी, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है वो आपको फटाफट से बताते हैं। उत्तराखंड में चुनावी हलचल दरअसल तेज हो गई है, बड़े चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो खबर ये भी है कि बीजेपी ने सौंपी है महिलाओं को चुनाव की कमान। और खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है कि 70 विधानसभाओं में महिलाओं को सह प्रभारी बनाया गया है। खबर इस वक्त की बड़ी है, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री ने महिला सह प्रभारियों की सूची को भी जारी कर दिया है और खबर मिल रहा है कि प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने महिला सह प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, क्या खबर आपके पास भी है, क्योंकि महिलाओं को कमान सौंप दी गई है? देखिए यार, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड की राजनीति की बात करें और देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को मजबूत करने का काम कर रही है। और देखिए, तमाम तरीके के जो संगठन में तमाम तरीके के कार्य होते हैं, उसमें महिलाओं को भी इस बार जगह दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस में जो चीजें देखी जा रही है कि महिलाओं को जगह नहीं दी गई, महिलाओं को सीटें नहीं दी गई, महिलाओं को ज्यादा विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ाया गया, महिलाओं को ज्यादा कार्यक्रम की जो लिस्ट बनती है, जो कार्यक्रम में अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है, उसमें लगातार महिलाओं को पीछे रखा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करती है। और इसी चीज को और इसी रणनीति को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है और तमाम तरीके की जो रणनीति बनानी है उसमें महिलाओं को भी जगह दी है। तो कहीं ना कहीं ठीक है संचित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात अब फटाफट से डेंगू के कहर की करेंगे, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं थी वो हमने आपको बता चुके हैं। लेकिन अब फटाफट से डेंगू के कहर का जिक्र करते हैं। देवभूमि में डेंगू का डंक खासतौर पर देखने को मिल रहा है। रुड़की में 55 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो गई है। खबर इस वक्त की बड़ी आपको बता रहे हैं। और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि बुखार पीड़ित मरीजों की जो मौत का सिलसिला है वो भी सामने आ रहा है। एक बुखार पीड़ित की मौत हो गई है। अधिकारियों और जनता को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल देवभूमि में डेंगू का डंक देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हालांकि अगर बात करें तो उत्तराखंड के अंदर भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है।
धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड से। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, क्या खबर आपके पास भी है, क्योंकि डेंगू का डंक खासतौर पर उत्तराखंड के अंदर हम देखने को खासतौर पर मिल रहा है, लेकिन एक बुखार पीड़ित की मौत भी हो गई है और ये कहा जाता है कि रुड़की में खासकर 55 नए मरीजों की पुष्टि हो गई है डेंगू के। हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि जनता सतर्क रहे, सावधानी बरते, लेकिन क्या प्रयास इस वक्त प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि बेहतर इलाज मिल सके और जागरूकता को लेकर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल हर्ष, देखिए कि यहाँ पे कोरोना के बीच जो है कोरोना जरूर नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से डेंगू का प्रकोप फैला है वो एक चुनौती है, न केवल सरकार के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है और आम जनता के लिए भी। और इसका सबसे बड़ा जो बचाव का कारण है कि आदमी जागरूक रहे, तो इसके लिए सरकारें जो है दोनों स्तर पे काम कर रही है। जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। हर सप्ताह स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है कि 1 घंटा आप डेंगू से लड़ने के लिए निकालें। दूसरी बात रही उसके संक्रमण की, तो संक्रमण निश्चित रूप से प्रदेश के सभी जिलों में लगभग नियंत्रण में है, लेकिन हरिद्वार के रुड़की में इसका एक केसेस जो है इसके बढ़े हुए दिखाई दिए। एक गांव पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया था, लेकिन वहां भी अब स्थिति नियंत्रण में है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे बरसात का मौसम समाप्त हो रहा है, गर्मी भी समाप्त हो रही है। हर तो आपको पता है कि जो डेंगू के मच्छर है वो सबसे ज्यादा कूलर के पानी में या रुके ठहरे हुए साफ पानी में पैदा होते हैं। तो उसके लिए सरकार जन जागरूकता अभियान भी चला रही, जगह जगह फॉगिंग करा रही है, जिससे जो ये मच्छर हैं डेंगू के, जो इसके कारक होते हैं डेंगू फैलने के, उनके प्रसार को रोका जा सके। तो अभी कह सकते हैं कि मौसम बदल रहा है और डेंगू की स्थिति है वो नियंत्रण में आ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल धीरेन्द्र जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त है खासतौर पर उत्तराखंड के अंदर, और डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माफ करिएगा धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात उत्तराखंड की हो रही है तो एक खबर आपको फटाफट से बताते हैं, क्योंकि तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने के बाद उत्तराखंड की सरकार कह रही है जनता तक, और एक और योजना है खासतौर पर, वो है आंचल अमृत योजना, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री साहब कर चुके हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क फोर्टिफाइड मीठा और सुगंधित दूध दिया जाएगा, जिससे बच्चों को पूरा पोषण मिल सकेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का उद्घाटन करते हुए तमाम बातें कही हैं। सीएम ने कहा कि इस योजना को 7 मार्च 2019 को शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जब आंगनबाड़ी केंद्र बंद हुए तो योजना को भी बंद करना पड़ा था। अब जब कोरोना महामारी से प्रदेश उबर रहा है तो ऐसे में इस योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। 1 नवंबर से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को यह दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश में 1,70,000 बच्चों को लाभ मिलेगा सीधा सीधा। उन्होंने मौके पर 11 बच्चों को दूध वितरित कर इस योजना का उद्घाटन भी किया है। जो खबर इस वक्त की उत्तराखंड से हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिल पाएगा। और सीएम ने यह भी कहा है कि इस योजना को 7 मार्च 2019 से शुरू तो किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जब आंगनबाड़ी केंद्र बंद हुए तो योजना को भी बंद करना पड़ा था। लेकिन अब परिस्थितियां ठीक हो रही हैं तो योजना को हम दोबारा से चालू कर रहे हैं और सभी को इस योजना का लाभ मिल सकेगा, क्योंकि योजना को जब शुरू किया जा रहा है तो 1 नवंबर से, क्योंकि अब सिर्फ एक ही दिन का वक्त बता है, कुछ जानकारी दी गई है प्रशासन की तरफ से, उसमें तारीख बताई गई है 1 नवंबर। 1 नवंबर से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जा सकेगा खासतौर पर, और ये भी जानकारी मिल रही है कि 70,000 बच्चों को सीधे सीधे इसका लाभ मिल सकेगा। उन्होंने मौके पर 11 बच्चों को भी दूध वितरित किया है, यानी सीएम की तरफ से 11 बच्चों को मौके पर ही दूध वितरित करके इस योजना का प्रारंभ कर दिया गया है। क्योंकि जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों को लेकर खास तौर पर योजना का लाभ पहुंचाने की बात कहती हुई सरकार नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे, बात फटाफट से पंजाब की कर लेते हैं और पंजाब से एक जानकारी इस वक्त की आ रही है, वो आपको बताते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने की पहल की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सड़क सुरक्षा को
बनाया जाएगा सिलेबस का हिस्सा। ये पंजाब की सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वड़िंग ने ये आदेश दे दिए हैं। खासतौर पर आपको बता रहे हैं 14 नवंबर को मनाया जाएगा नो चालान डे, ये भी कहा गया है। परिवहन विभाग संबंधित विभागों को पत्र भी लिखेगा। ये खबर इस वक्त की आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने की पहल की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लोग जितना समझ सकेंगे उतना अपने आप को बचा सकेंगे कि कैसे हम जागरूक हो पाएं। फिलहाल पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जागरूकता ही सबसे पहला नियम है और पंजाब की सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैला रही है और लोगों में जब लोग हो जाएंगे, खासतौर पर लोगों में जागरूकता के प्रति अगर आभास होगा तो खासतौर पर वो जागरूक होकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी सामने नहीं रखा जाता है और अब हम इसी मुद्दे को सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे ताकि अपनी सुरक्षा की जा सके खासतौर पर। और पंजाब के परिवहन मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि आदेश हम जारी कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वड़िंग, जिनको हाल ही में कैबिनेट में जगह मिली है, जब नए चेहरे शामिल हो सके हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 14 नवंबर जब खास तौर पर बच्चों का दिन होता है तो उस दिन नो चालान डे मनाने की घोषणा की गई है राजा वड़िंग की तरफ से। खैर, पंजाब से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और परिवहन विभाग संबंधित विभागों को पत्र भी लिखेगा, ये जानकारी भी इस वक्त की मिल रही है। साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, 2022 से पहले पंजाब की सरकार और पंजाब की सरकार में बैठे हर एक मंत्री ये बता देना चाहते हैं कि लोगों के लिए क्या क्या खास काम किए जा रहे हैं, कौन सी योजना है जिसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिल रहा है। हालांकि पंजाब में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने की बात कही जा रही है और सड़क सुरक्षा को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। ये खबर इस वक्त ही हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 14 नवंबर को नो चालान डे भी बनाया जाएगा। जब हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और कईयों की खबरें भी हम आपको समय समय पर बताते रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौत हो चली है, लेकिन सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने की बात जो पंजाब की सरकार कह रही है वाकई में सराहनीय पहल है। पर क्या वाकई जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं वो हो पाएंगी? खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आपको जानकारी इस वक्त ही दे रहे हैं कि सड़क सुरक्षा को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा और पंजाब के परिवहन मंत्री राजा वड़िंग की तरफ से ये आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब चिल्ड्रंस डे होता है, यानी तारीख आपको अच्छे से याद होगी 14 नवंबर, जो बेहद इस वक्त करीब है और 14 नवंबर को चाचा नेहरू का दिन भी कहा जाता है, खासतौर पर क्योंकि वो बच्चों से उन्हें काफ़ी लगाव था। और इसी तरीके से 14 नवंबर का दिन भी रख दिया गया है पंजाब की सरकार की तरफ से, जब ये कह रहे हैं राजा वड़िंग साहब की 14 नवंबर को नो चालान डे हम खासतौर पर मनाएंगे। और परिवहन विभाग इसके लिए संबंधित विभागों को पत्र भी लिख चुका है और उनके आदेश का पालन करना होगा। चलिए, इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।